नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सीरीज में आप सभी साथियों के सामने रख रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है दोस्तों। हमने पिछले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 1000 तक के प्रश्न में आपको कंप्लीट करा चुका था। आज हम आपके सामने 1101 से लेकर 1199 तक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रश्नों को पढ़ने से पहले मैंने जब आपका 1000 क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने एनालाइज किया था कि दोस्तों चौहान वंश से जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत जा रहे थे। लेकिन आज मैं आपके सामने चौहान वंश से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं। तो ये जो क्लास रहेगी, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है रेट की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन रहेगी। जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। और जो भी विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन समस्त विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। मैं उम्मीद तो करता हूं दोस्तों कि ये छोटा परिवार है, लेकिन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन परिवार रहने वाला है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप पहले बार हमारे इस छोटे से परिवार, इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा, ताकि राजस्थान जीके से रिलेटेड तमाम प्रकार के क्वेश्चन और तमाम प्रकार के क्लास वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं दोस्तों। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ऐप आरुष क्लासेस के नाम से है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मामूली सा शुल्क दीजिएगा दोस्तों, और वहां पर आप लाइव क्लासरूम से भी डायरेक्ट क्लास को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सीरीज को हम शुरू करते हैं आपके सामने। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भैया चौहान वंश। कौन सा वंश पढ़ाने जा रहे हैं? आज हम आपको चौहान वंश पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चौहान वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा है चौहान शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। यानी हम बात कर रहे हैं दोस्तों चौहान वंश की, तो चौहान वंश का पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि चौहान वंश का सामान्य अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अगर चौहान वंश की बात करता हूं तो आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, और वो शब्द याद है दोस्तों चहामान। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा शब्द याद रखना पड़ेगा? चहामान। अब दोस्तों, चा से हो जाएगा चाप, ह से हो जाएगा हरी, और मां से हो जाएगा मान, और ना से हो जाएगा नीतिमान। ना से हो जाएगा दोस्तों नीतिमान। यानी यहां पर मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, चौहान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। चौहान शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों चहामान से। किससे हुई है? चहामान से। यानी ऐसा माना जाता है कि चहामान नामक एक व्यक्ति ने जो वंश उत्पन्न किया, जो वंश की स्थापना करी, और उसका नाम रख दिया है चौहान वंश। यानी चौहान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? चौहान शब्द की उत्पत्ति चहामान से हुई है। और चहामान का अर्थ होता है चाप, ह से होगा हरि, मां से हो जाएगा मान, और ना से हो जाएगा नीतिवान। क्या होगा भैया? नीतिवान। ठीक है, यानी उत्पत्ति कहां से हुई है? चौहान वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो चहामानों से हुई है। किससे हुई है? चहामानों से हुई है। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं एक विशेष निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसे नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट लाइव क्लासरूम से आप जुड़े हैं, तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप उसे डायरेक्ट नोट करते जाइएगा। हाँ भाई, सभी साथियों नोट कर लिया है? सभी साथियों नोट कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से, अगर आपने नोट कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा। यहां अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों चौहान वंश। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की इस सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों चौहान वंश। और बात करते हैं दोस्तों चौहान वंश की, तो पहला ही पॉइंट हमारा स्क्रीन पर आ रहा है कि चौहान वंश की उत्पत्ति कब हुई थी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। हमारी जो तैयारी रहनी चाहिए वो हमेशा एग्जाम में बेहतरीन रहनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी अधिक है, अगर आप अच्छे हर चीज को याद करके जाते हो, तो ये मान के चलना कि भैया एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहां बात करते हैं चौहान वंश के। चौहान शब्द का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों चहामान। चा से हो जाएगा चाप, ह से हो जाएगा हरि, मान से हो जाएगा मान, और ना से हो जाएगा नीतिमान। ठीक है, यानी उत्पत्ति कहां से हुई है? चहामानों से हुई है। कहां से हुई है? चहामानों से हुई है। हाँ भाई, सभी ने नोट कर लिया है? सभी साथियों ने नोट कर लिया है क्या भाई? जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों ने नोट कर लिया है क्या?
जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, सभी ने नोट कर लिया है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अपन, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे सेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब यहां पर हर चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं, हर चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये नोट्स हमारे प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां पर आरुष क्लासेस लिखिएगा, वहां से आप डायरेक्ट हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी ये नोट्स अच्छी तरह से परचेज कर सकते हो। चौहान नामक एक व्यक्ति ने इस वंश के उदय किया था, यानी चौहान वंश का उदय कौन से व्यक्ति से हुआ था? चौहान वंश का जो उदय हुआ है वो चौहान नामक एक व्यक्ति ने एक वंश का उदय किया था और उसी वंश का जो नाम रखा गया था वो चौहान वंश रखा गया था। नोट, जयानक का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ है भैया? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ लिखा गया है वो जयानक का ग्रंथ है, यानी जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। और उसके अनुसार चौहान शब्द की उत्पत्ति चहामानों से हुई है और चहामान शब्द का मैं शाब्दिक अर्थ आपको बता चुका हूं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं चौहान वंश का उदय कहां से होता है, तो दोस्तों आबू पर्वत की अगर अपन बात करते हैं तो आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने तपस्या करी और तपस्या करने पर अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय हुआ। आबू पर्वत पर जब गुरु वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे और उसी तपस्या के दौरान 4 वंशों का उदय होता है, यानी गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लेकर 4 वंशों का उदय होता है। और वो 4 वंश कौन कौन से हैं वो आपको याद करने का तरीका है डबल पी डबल सी। कौन सा है? डबल पी और डबल सी। डबल पी का मतलब होगा पी से हो जाएगा प्रतिहार वंश, पी से हो जाएगा परमार वंश, सी से हो जाएगा चालुक्य सोलंकी वंश और सी से हो जाएगा चौहान वंश। तो क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने तपस्या करी और तपस्या करने के दौरान अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय माना जाता है। और वो वंश कौन कौन से हैं? प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य सोलंकी वंश और चौथा वंश आता है भैया चौहान वंश। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर मैंने बिल्कुल हमारे नोट्स में हर चीज को डिफाइन किया है ताकि विद्यार्थियों को केवल एक बार क्लास को पढ़ना होगा और दूसरे बार नोट्स को रिवाइज करना होगा। 100% आपको क्वेश्चन लगने वाले प्रश्न है वो सारे के सारे आपको मिलते जाएंगे। पी से हो जाएगा प्रतिहार वंश और इस पी से हो जाएगा परमार वंश, इस सी से हो जाएगा चालुक्य या सोलंकी वंश और इस सी से मैंने लिख दिया आपके सामने चौहान वंश। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो भाई, कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। अगर अपन बात करते हैं चौहानों की तो कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं और कुछ इतिहासकार इन्हें अग्निवंशी मानते हैं। चौहानों की अगर मैं बात करूं साथियों तो कुछ इतिहासकार तो इन्हें सूर्यवंशी मानेंगे, लेकिन कुछ इतिहासकार इनको क्या मानेंगे दोस्तों? अग्निवंशी मानेंगे। अब चलते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से इतिहासकार थे जो चौहानों को अग्निवंशी मानते थे। ऐसे कौन कौन से इतिहासकार थे जो चौहानों को अग्निवंशी मानते थे? चलो भाई उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो व्यक्ति चौहानों को अग्निवंशी मानते थे, जो व्यक्ति या जो इतिहासकार चौहानों को अग्निवंशी मानते थे, उनमें आता है दोस्तों भाट, उनमें आता है दोस्तों चारण, उनमें आता है मोहनोत नैनसी, उनमें आता है सूर्यमल मिश्रण और उन्हीं में से आता है चंद्र बरदाई। बिल्कुल क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। देखो भैया, जितना आप गहराई पर जाओगे उतनी आपको गहराई का पता चलता जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता। मैंने बार बार आपको एक ही चीज बताई कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है यहां तक? बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? भाई जल्दी से बताओ, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई, अग्निवंशीय यानी चौहानों को निम्नलिखित में से किन्होंने अग्निवंशीय माना था? तो चौहानों को अग्निवंशीय मानने वाले इतिहासकार की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें आ जाता है भाट, उनमें आता है चारण वंश, उनमें आता है चारण, उसके अलावा मोहनोत नैनसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्र बरदाई ने चौहानों को अग्निवंशीय माना है। बिल्कुल नोट कर लिया भैया सभी ने? बिल्कुल सभी ने नोट कर लिया क्या? जल्दी से बताते जाइएगा। सभी साथियों नोट कर लिया है भाई? चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब बात करते दोस्तों, अब इसका भी मैंने आपके सामने एक ट्रिक दे दिया है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। भाट के चरण में सूर्य चंद्र अग्निवंशी, बस इतना से याद रखना है कि भाट के चरण में सूर्य चंद्र अग्निवंशी, भाट के चरण में सूर्य चंद्र अग्निवंशी, यानी भाट से हमारे पास में आ गया भाट, चरण से हमारे पास आ गया चारणों, सूर्य से हमारे पास में आ गया दोस्तों, सूर्य से हमारे पास में आ गया कौन, सूर्यमल मिश्रण, और चंद्र से आ गया चंद्र बरदाई, और महा से हमारे पास में हो जाएगा मोहनोत नैणसी। और इन्होंने चौहानों को कौन से वंश से रिलेटेड माना था, इन्होंने चौहानों को अग्निय वंशीय कहा था। क्या कहा था, इन्होंने चौहान को अग्निवंशीय कहा था। अब बात करते भैया कि ऐसे कौन इतिहासकार थे जिन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया, यानी ऐसे कितने इतिहासकार थे जिन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी कहा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो भैया बात कर लेते कि वो इतिहासकार कौन है जिन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी कहा, या कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है जिससे हमें पता चलता है कि चौहान सूर्यवंशी थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जयानक का एक ग्रंथ था जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, याद कर लेना भैया, जयानक का एक ग्रंथ था जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, और उसके अनुसार भी हमें पता चलता है कि चौहानों को सूर्यवंशी माना गया। इसी प्रकार नयन चंद्र सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, या हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो नयन चंद्र सूरी। दोस्तों इसके अनुसार भी चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। इसी प्रकार जोधराज, बिल्कुल हमीर रासो, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, एक आता हमीर महाकाव्य और एक आता हमीर रासो। तो यहां क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हमीर रासो किसके द्वारा रचित है, तो हमीर रासो जोधराज के द्वारा रचित है, और इसमें भी लिखा गया है कि चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। और इसी प्रकार नरपति नाहलहे की बात करते हैं तो इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है बीसल देव, और बीसल देव में भी चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। और इसी प्रकार एक इतिहासकार हैं जो है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा की अगर मैं बात करता हूं तो इनके अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है, अग्निवंशी माना गया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको चौहानों को सूर्यवंशी किन्होंने कहा, और आपको यह भी पता चल गया होगा चौहानों को अग्निवंशी किसने कहा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर चीज को आप नोट करते जाइएगा, हर चीज का आप नोट्स बनाते जाइएगा, धीरे धीरे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया अब आगे चलते हैं। चौहानों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये इस वंश से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं सुंधा माता का शिलालेख, और दोस्तों ये सुंधा माता का शिलालेख कहां पर है, झालोर के अंदर। कहां पर है, झालोर के अंदर। और वहां से हमें एक लेख मिला था, और उस लेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि महर्षि वशिष्ठ की आंख से जिस वंश का उदय होता है उस वंश का नाम चौहान वंश रखा गया था। महर्षि वशिष्ठ की आंख से जिस वंश का उदय हुआ था उस वंश का नाम क्या रखा था दोस्तों, उस वंश का नाम चौहान वंश रखा था। इसी प्रकार प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य की अगर मैं बात करता हूं, प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था, आचार्य मेरुतंग द्वारा रचित था। और इसके अनुसार यह माना जाता है कि भाई महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से चौहान वंश का उदय हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से चौहानों का उदय हुआ। भाई यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है? हाँ भाई जल्दी से बताइए, यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? जो भी जानकारी मैंने दी आप सभी के यहां तक क्लियर हो चुका भाई? चलो आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं भैया, अब हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। चलो भाई अब अपन चल रहे हैं सीधे कहां पर, चौहानों के उत्पत्ति के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख यानी 1170 की बात है। अगर दोस्तों मैं बिजोलिया शिलालेख की बात करता हूं तो बिजोलिया शिलालेख यानी सोमेश्वर से संबंधित है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहां के रहने वाले हैं, चूरू के। उनके अनुसार चौहानों को क्या माना गया था, बिजोलिया शिलालेख में
चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला गया था। इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा यानी इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा जी हमें बताते हैं कि भाई चौहानों को क्या बोला जाएगा, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला जाएगा। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा था? तो दोस्तों आपको राइट करना होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के अनुसार बिजोलिया शिलालेख से ये जानकारी मिलती है, 1170 के सोमेश्वर से हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं, तो आप और आगे बढ़ने पर हमें और जानकारी मिलती है। एक है दोस्तों 1177 का हांसी का अभिलेख, एक है दोस्तों 1177 का हांसी का अभिलेख और हांसी का अभिलेख। और इसी प्रकार माउंट आबू के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों माउंट आबू के इस अचलेश्वर महादेव के मंदिर में एक शिलालेख है और हांसी के अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि चौहानों को चंद्रवंशी माना है। चौहानों को कौन सा वंशी माना है? चंद्रवंशी माना है। अब प्रश्न आता है कि किस अभिलेख से या किस मंदिर के शिलालेख से हमें पता चलता है कि चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है? तो दोस्तों हमें याद रखना होगा हांसी का अभिलेख या अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर का जो शिलालेख है वहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि चौहानों को चंद्रवंशी माना गया था। इसी प्रकार अगर अपन बात करते दोस्तों विदेशी, चौहानों को विदेशी निम्नलिखित में से कौन कौन से इतिहासकारों ने कहा था? यहां से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का हम कैसे जवाब करेंगे। अगर बात करते हैं चौहानों को विदेशी किसने माना था, चौहानों को विदेशी किन्होंने माना था, ये प्रश्न का अगर आपको जवाब देना है तो दोस्तों अगर अपन बात करते इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के और डॉक्टर स्मिथ का, यानी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ का यह मानना था कि चौहानों को विदेशी से आना माना गया था, यानी ऐसा माना गया था कि ये लोग विदेश से आए होंगे हमारे भारत के अंदर। चलिए भैया इसी प्रकार डॉक्टर भंडारकर की अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को खज जाति से माना था। कौन सी जाति से माना था? यानी डॉक्टर भंडारकर के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कौन सी जाति से हुई है? डॉक्टर भंडारकर के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो खज जाति से हुई है। कौन सी जाति से हुई है भैया? खज जाति से हुई है। हाँ भाई यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आता है दोस्तों हमारे पास में सेवाड़ी का लेख। कौन सा आता है भैया? हमारे पास में आता है भैया सेवाड़ी का लेख। चलो भैया सेवाड़ी के लेख की अगर अपन बात करते हैं तो इनको इंद्रवंशी माना गया है। हर्षनाथ अभिलेख की अगर मैं बात करता हूं तो चौहानों को हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि चौहानों का जो प्राचीन राजधानी थी वो अनंतपुर थी। कौन सी थी दोस्तों? अनंतपुर। और ये अनंतपुर कहां पर आता है? सीकर में आता है भाई। कहां पर आता है? सीकर में। इसी प्रकार चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र से ये जानकारी मिलती है कि चौहानों का जो निवास स्थान था वो पुष्कर था। क्या था भैया? पुष्कर था। हाँ भाई क्लियर हो चुका है यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट लेख की बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौहानों का निवास। चौहानों का निवास कैसे था, यानी दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार चौहानों की शाखा बढ़ती गई, चौहानों का राजपाट कहां तक रहा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले सांबर की, तो दोस्तों मैं बात करता हूं सबसे पहले सांबर की। और सांबर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सांबर शाकंभरी का चौहान, सांबर को हम शाकंभरी का चौहान कहते हैं। सपादलक्ष नाम आपने सुना होगा। सपादलक्ष यानी शाकंभरी, यानी सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था और उसे शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों बात करते हैं कि सांभर के चौहानों का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? सांभर के चौहानों का जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। और इस वंश की स्थापना कब की गई थी? तो इस वंश की स्थापना 551 ईसा पूर्व में की गई थी, यानी मैं कह सकता हूं 6ठी शताब्दी में। ठीक है भैया। चलिए भाई अब अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां से अपन चलते हैं ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं भैया, ईस्वी में। अब बात करते हैं, अब चौहानों की दो शाखाएं यहां से विभाजित हो गई। एक होती है दोस्तों नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान का संस्थापक किसको माना जाता है? लक्ष्मण सिंह चौहान को माना जाता है। नाडोल के चौहान का संस्थापक किसको माना जाता है? नाडोल। देखो दोस्तों याद करने का आसान तरीका, यहां ल आ रहा है
और ल से अपन पकड़ लेंगे लक्ष्मण सिंह चौहान। तो नाडोल के चौहान का संस्थापक किनको माना जाता है? लक्ष्मण सिंह चौहान को माना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 930 में। कब की गई थी? यानी इस वंश की यहां पर स्थापना की गई थी 930 की। इसी प्रकार बात करते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान का संस्थापक किसको माना जाता है? अजय राज को माना जाता है। और इन्होंने यहां पर चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? इन्होंने यहां पर चौहान वंश की एक अन्य शाखा की स्थापना 1113 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1113 ईस्वी में की गई थी। क्लियर हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं शाकंभरी की, यानी सांभर के आसपास का जो क्षेत्र था सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। यहां पर चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी 551 ईस्वी में की थी, यानी 6ठी शताब्दी में की गई थी। यहां से चौहानों की दो शाखाएं बनती हैं। पहली बन जाती है नाडोल। नाडोल की अगर अपन बात करते हैं तो नाडोल के चौहान यहां का जो संस्थापक है लक्ष्मण सिंह चौहान को माना जाता है। और यहां पर चौहान वंश की जो स्थापना की थी, यहां पर चौहान वंश स्थापित किया गया था 930 ईस्वी में, इस यानी 10वीं शताब्दी। इसी प्रकार बात करते अजमेर के चौहान के। अजमेर के चौहान का जो संस्थापक है वो अजय राज को माना जाता है। और इन्होंने यहां पर चौहान वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी दोस्तों 1113 में। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं भैया नाडोल के चौहान। और नाडोल के चौहान की यहां पर शाखाएं और आगे बढ़ जाती हैं। तो नाडोल के चौहान से 4 शाखाएं अपन को मिल जाती है। उसमें से एक आती है दोस्तों जालोर के चौहान, दूसरी आती है दोस्तों सिवाना के चौहान, और तीसरी आती है बूंदी के हाडा चौहान। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले जालोर के चौहान की। दोस्तों जालोर के चौहान की बात करते हैं तो इस जालोर के अंदर चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कीर्तिपाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? कीर्तिपाल को माना जाता है। और इन्होंने इस वंश की स्थापना कब करी थी? इन्होंने इस वंश की स्थापना 1182 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1182 ईस्वी में। हाँ भाई सभी नोट कर लिया है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। जालोर के चौहान की बात करते हैं तो जालोर के चौहान की बात करते हैं तो यहाँ के संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है 1182 में। ठीक है भैया 1182 में यहाँ पर चौहान वंश को एक शाखा स्थापित की गई थी। इसी प्रकार बात करते हैं सिरोही के। सिरोही के चौहान का संस्थापक किसको माना जाता है? सिरोही के चौहान का संस्थापक लुम्बा चौहान को माना जाता है। और इन्होंने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना 1311 में की थी। इसी प्रकार बात करते दोस्तों बूंदी के हाडा चौहान, यानी बूंदी के हाडा चौहान की बात करते हैं तो यानी यहां पर सबसे पहला आएगा बूंदी। बूंदी के अंदर चौहान वंश की स्थापना किन्होंने की थी? देव हाडा ने की थी। किसने की थी? देवा हाडा ने। कब करी थी दोस्तों? 1242 ईस्वी में। इसी प्रकार कोटा में चौहान वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो कोटा में चौहान वंश की स्थापना माधो सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 1631 ईस्वी में की गई थी। इसी प्रकार अगर बात करते दोस्तों अजमेर के चौहान की एक अन्य शाखा बनती है वो रणथंबोर के चौहान, और इनका संस्थापक गोविंद राव को माना जाता है। और इन्होंने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? 1194 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1194 ईस्वी में की थी। चलो भाई आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहां पर आता हमारे पास में झालावाड़ के अंदर, और झालावाड़ में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1838 में की गई थी मदन सिंह झाला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1838 में की गई थी मदन सिंह झाला के द्वारा की गई थी। क्लियर हो चुका भाई? हाँ भाई यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई अब अपन बात करते हैं यहां पर शाकंभरी के चौहान की। चलिए भाई हम बात करते हैं यहां पर शाकंभरी के चौहान की। सबसे पहले हम बात करते हैं शाकंभरी के चौहान की। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। अगर आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको पूरी कंप्लीट जानकारी चौहान वंश से मिलने वाली है। हाँ भाई यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया है क्या? यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया भाई? जल्दी से बताओ।
चलो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रेंड्स शाकंभरी के चौहान की प्रबंध कोश जो राजशेखर द्वारा रचित था। प्रबंध कोश जो कि राजशेखर द्वारा रचित था, इसके अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष झील के आसपास इसका निर्माण किया, यानी इस वंश की स्थापना की। अब अगर हमें जानकारी मिलती है, क्वेश्चन आता है कि भाई सपादलक्ष के आसपास के क्षेत्र में 551 ईसा पूर्व ईस्वी के अंदर वासुदेव जी ने यहां पर चौहान वंश की हमें स्थापना करी थी। भाई इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी ग्रंथ से मिलती है, प्रबंध कोश, और किसके द्वारा रचित है? राजशेखर, यानी प्रबंध कोश नामक एक ग्रंथ है, राजशेखर द्वारा रचित है। और उसके अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष के आसपास यानी सांबर झील के आसपास एक नए वंश की स्थापना करी और उस वंश का नाम रखा चौहान वंश। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। चलो भैया, अब बात करते दोस्तों, वासुदेव चौहान ने इस आसपास के क्षेत्र में यानी सपादलक्ष वाले क्षेत्र के अंदर एक झील का निर्माण किया। और वो झील कौन सी है दोस्तों? यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आता है कि सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया था। अब बात करते दोस्तों, सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया था। और यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से भी मिल जाती है। इसी प्रकार बात करते दोस्तों, वासुदेव चौहान के उपनाम क्या क्या है, यानी वासुदेव चौहान को किस किस और अन्य नाम से जाना जाता है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहला नंबर है कि इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। दूसरा नंबर है इन्हें चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। तीसरा नंबर है इन्हें चौहानों के वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी चौहान वंश का संस्थापक इनको माना जाता है। चौथा आता है कि इनको सपादलक्ष चौहानों का आदि पुरुष भी माना जाता है। अब दोस्तों सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन दो प्रकार से आता है कि चौहानों का आदि पुरुष किसको माना जाता है, तो आपको राइट करना पड़ेगा भैया वासुदेव जी को। अगर प्रश्न आता है कि सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष किसको माना जाता है, तो भी आपको वासुदेव चौहान को राइट करना पड़ेगा। चौहान वंश का मूल पुरुष किसको माना जाता है, तो भी आपको वासुदेव को राइट करना पड़ेगा। और चौहान वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो भी आपको किसको राइट करना पड़ेगा? वासुदेव चौहान को राइट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल आगे हमारे पास में नोट्स में क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? आगे लिखा जा रहा है कि चौहानों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहानों की जो आरंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर नागौर थी। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि चौहानों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, चौहानों की आरंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। और अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता को माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि अजमेर के चौहानों की कुलदेवी किसको माना जाता है? तो अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? अजमेर के चौहानों की कुलदेवी किनको माना जाता है? अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता को माना जाता है। क्लियर हो चुका भाई? अजमेर के चौहानों की कुलदेवी किनको माना जाता है? अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता को माना जाता है। चलिए भैया हम बात कर लेते हैं वासुदेव चौहान के बारे में। बात कर लेते हैं भैया वासुदेव चौहान के बारे में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले वासुदेव चौहान के बारे में। चलिए भैया, वासुदेव का उत्तराधिकार कौन था? वासुदेव का उत्तराधिकार हुआ सामंत देव। वासुदेव चौहान का उत्तराधिकार कौन हुआ भैया? वासुदेव चौहान का उत्तराधिकार हुआ सामंत देव। सामंत राज का शासनकाल 817 के लगभग माना जाता है। प्रश्न आता है कि वासुदेव चौहान का उत्तराधिकार कौन बना था, यानी वासुदेव के बाद चौहान वंश का मुख्य राजा या मुख्य सम्राट कौन बना था? तो आपको याद कर रखना है सामंत देव या सामंत राज या सामंत राज। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं सामंत राज का शासन कब रहा था? तो 817 के लगभग सामंत राज का शासन था।
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनको ब्राह्मण वंशी माना गया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामंत राज को कौन सा वंशी माना गया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामंत राज चौहान को ब्राह्मण माना था। क्या माना था? ब्राह्मण माना था। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि सामंत राज के बाद चौहानों के अंदर कौन प्रमुख रूप से राजा बन जाता है? तो सामंत राज के बाद नरदेव दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामंत राज के बाद इस शाखा का प्रमुख शासक कौन बनता है? इस वंश का प्रमुख शासक कौन बनता है? नरदेव बनता है। कौन बनता है दोस्तों? नरदेव। और नरदेव के बाद सामंत राज का पुत्र जयराज, नरदेव के बाद सामंत राज का पुत्र जयराज इस वंश का शासक बन जाता है। जयराज के बाद उसका पुत्र विग्रहराज प्रथम, जयराज के बाद चौहान वंश में जो शासक बनता है वो विग्रहराज प्रथम बनता है। और इसी प्रकार अगर अपन बात करते दोस्तों, जयराज के 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था विग्रहराज प्रथम, दूसरे पुत्र का नाम था चंद्रराज और तीसरे पुत्र का नाम था गोपेंद्र राज प्रथम। यानी जयराज के 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था विग्रहराज प्रथम, दूसरे एक अन्य पुत्र का नाम था चंद्रराज और तीसरे पुत्र की बात करते हैं तो वो था गोपेंद्र राज प्रथम। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं गोपेंद्र राज प्रथम के बाद चौहानों के अंदर जो राजा बनता है, गोपेंद्र राज प्रथम के बाद चौहानों का जो राजा बनता है वो दुर्लभ राज प्रथम बनता है। कौन बनता है दोस्तों? दुर्लभ राज प्रथम। ठीक है, जिन्होंने प्रतिहार नरेश वत्स राज का सामंत था। दुर्लभ राज प्रथम को प्रतिहार नरेश वत्स राज का सामंत माना जाता है। ठीक है भैया। अब दोस्तों दुर्लभ राज और वत्स राज ने बंगाल पर अधिकार किया था और धर्मपाल यानी बंगाल का एक क्षेत्र था धर्मपाल, वहां पर अधिकार कर लिया था। किन्होंने? दुर्लभ राज और वत्स राज दोनों ने मिलकर। दुर्लभ राज प्रथम के शासन काल पर पहला आक्रमण अजमेर में मुसलमानों को आता। अब प्रश्न यहां से आता है कि भाई पहली बार मुस्लिमों ने चौहान वंश के किस राजा के समय अजमेर पर आक्रमण किया था? तो दुर्लभ राज प्रथम के शासनकाल में मुसलमानों ने पहली बार अजमेर पर आक्रमण किया था। दुर्लभ राज प्रथम के शासनकाल में, यानी चौहान वंश का वो पहला राजा था, चौहान वंश का वो पहला शासक था दुर्लभ राज प्रथम, जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने अजमेर के अंदर आक्रमण किया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते दोस्तों दुर्लभ राज प्रथम की। बिल्कुल, दुर्लभ राज प्रथम यानी गुवक प्रथम जो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। यानी दुर्लभ राज प्रथम के बाद बनता है गुवक प्रथम, यानी इनका पुत्र था गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम जो कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। 805 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज की सभा में गुवक को वीर की उपाधि से सम्मानित किया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है भैया, क्वेश्चन आता है कि गुवक प्रथम को किस प्रतिहार शासक ने वीर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो गुवक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय ने, याद कर लेना भैया कि गुवक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज की एक सभा में वीर की उपाधि से सम्मानित किया। अब क्यों सम्मानित किया, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसको किनका सामंत माना जाता था? किसका सामंत? वत्स राज का सामंत माना जाता था। ठीक है भैया, अब आप आगे चलते हैं। सीकर में हर्षनाथ का मंदिर है। सीकर में किसका मंदिर है भैया? हर्षनाथ का मंदिर। और हर्षनाथ के मंदिर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सीकर में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सीकर में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। भगवान शंकर की यहाँ प्रतिमा है जो लिंगोद्भव है। दोस्तों ये पूरे राजस्थान की एकमात्र भगवान शिव की प्रतिमा है जो लिंगोद्भव है। हर्षनाथ को चौहानों का देवता माना जाता है। हर्षनाथ को चौहानों का क्या माना जाता है?
कुल देवता माना जाता है। इसी प्रकार चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता। कौन है भैया? शाकंभरी माता। बात करते हैं दोस्तों गुवक प्रथम के बाद चौहान वंश की जो बागडोर संभालने आए थे वो आए थे दोस्तों चंद्रराज द्वितीय। कौन थे? चंद्रराज द्वितीय। यानी गुवक प्रथम के बाद चौहानों वंश का जो नया राजा बनता है वो कौन बन जाता है? चंद्रराज द्वितीय। चंद्रराज द्वितीय के बाद गुवक द्वितीय चौहान वंश की बागडोर को संभालता है। नोट, गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के राजा भोजराज से करवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, कि गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह किसके साथ करवाया था? तो गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के राजा भोजराज के साथ करवाया था। किसके साथ कराया था? भोजराज के साथ करवाया था। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो भैया, गुवक द्वितीय के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, गुवक द्वितीय के बाद चंद्रराज या चंदनराज शासक बनता है, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। यानी पहला चौहान शासक था जिन्होंने किस पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। और इन्होंने तोमर शासक वे रुदेन या रुद्रपाल को हराया था। यानी इन्होंने तोमर वंशीय शासक रुदन को या रुद्रपाल को हराया था। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं चंदनराज की एक रानी थी, चंदनराज की रानी थी और उस रानी का नाम था रुद्राणी। तो चंद्रराज की रानी थी जिसका नाम क्या था? रुद्राणी को आत्मप्रभा के नाम से जाना जाता था। चंद्रराज की रानी का नाम क्या था? रुद्राणी। और रुद्राणी को किस नाम से जाना जाता था? रुद्राणी को आत्मप्रभा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? आत्मप्रभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी आत्मप्रभा क्यों कहते थे? जो एक प्रकार से योगिक क्रिया में निपुण थी। कौन सी क्रिया में निपुण थी? योगिक क्रिया में निपुण थी। रुद्राणी ने पुष्कर में सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की थी। रुद्राणी ने पुष्कर के अंदर कौन से शिवलिंग की स्थापना की? रुद्राणी ने पुष्कर के अंदर सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना करी और काल सर्प रोग की मुक्ति पाने के लिए 1000 दीपक रोजाना शाम को जलाती थी। यानी काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए रोजाना 1000 दीपक ये सहस्त्र शिव के मंदिर के सामने जलाती थी। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं चंदनराज प्रथम के बाद चौहान वंश की बागडोर किसके हाथ में आई थी? वाकपति राज प्रथम के हाथ में। किसके हाथ में आई थी? वाकपति राज प्रथम के हाथ में आई थी, जिसे बप्पा राज के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है इसे दोस्तों? बप्पा राज के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से क्वेश्चन फिर बन जाता है कि हर्षनाथ के शिलालेख में महाराज धीराज वाकपति राज ने 188 युद्ध जीते थे। यानी हर्षनाथ के अगर शिलालेख की बात करते हैं तो वाकपति राज को महाराज धीराज कहा गया। क्या कहा गया था? महाराज धीराज कहा गया था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान, अपने शासन काल के दौरान 188 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते भाई? 188 युद्ध जीते थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते भाई। वाकपति राज प्रथम के बाद जो चौहान वंश में विंध्यराज और सिंहराज शासक बने थे। कौन बने थे? विंध्यराज और सिंहराज नामक शासक बने थे। सिंहराज ने तोमर व प्रतिहारों को हराया था। सिंहराज के शासन काल में सीकर में हर्ष मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था पूरा। यानी सिंहराज के शासन काल के अंदर सीकर के अंदर हर्षनाथ के मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो गुवक प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। पूर्ण किसके राज में हुआ था? सिंहराज के काल में कंप्लीट हुआ था। दोस्तों सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश का शासक बनता है। सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश का शासक बनता है। विग्रहराज प्रथम में चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आता है कि विग्रहराज प्रथम ने चालुक्य वंश के मूलराज प्रथम को हराया था, अहिलवाड़ा के चालुक्य नरेश को। बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई विग्रहराज प्रथम ने किस चालुक्य शासक को हराया था? तो मूलराज प्रथम को हराया था। हर्षनाथ मंदिर
का शिलालेख विग्रहराज द्वितीय की जानकारी मिलती है, यानी हर्षनाथ के मंदिर से के शिलालेख से विग्रहराज द्वितीय की हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज सांबर का शासक बनता है। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज सांबर का शासक बनता है और इन्होंने नाडोल के महेंद्र चौहान को हराया था। इन्होंने किनको हराया था? इन्होंने नाडोल के महेंद्र चौहान को हराया था। चलिए भैया, अब शुक्रलेख में दुर्लभ राज द्वितीय को महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। हर्षनाथ के शिलालेख में वाकपति राज प्रथम को महाराज की उपाधि दी गई थी। गोविंद राज तृतीय शासक बना, जो विग्रहराज सेकंड का पुत्र था। किसके बाद बना था भैया? ये बना था विग्रहराज द्वितीय, यानी दुर्लभ राज द्वितीय के बाद विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज द्वितीय बनता है और दुर्लभ राज द्वितीय के बाद गोविंद राज तृतीय यहां का शासक बन जाता है, जो विग्रहराज सेकंड का पुत्र था। गोविंद राज तृतीय का पुत्र वाकपति राज सेकंड था, जिन्होंने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को मारकर सीमा विवाद किया, तो यहां पर उसको हरा दिया था। वाकपति द्वितीय का पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। 960 में वीर्य राम के 1024 शासन में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया। अब दोस्तों इसी प्रकार बात करते हैं वीर्य राज के बाद चामुंड राय शासक बनता है। चामुंड राय के बाद दुर्लभ राज तृतीय चौहानों का शासक बनता है, जिन्होंने मल्लेच्छों के साथ आक्रमण किया था, यानी ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मल्लेच्छों को युद्ध में हरा दिया था। अब उसके बाद दुर्लभ राज तृतीय के बाद विग्रहराज तृतीय वहां का शासक बना, जो बीसल के नाम से जाना जाता था। विग्रहराज तृतीय के बाद पृथ्वीराज प्रथम 1105 में चौहानों का शासक बनता है, जिसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था। सीकर के जीर्ण माता का मंदिर के शिलालेख से हमें पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी मिलती है, जिनको परम भट्टारक महाराज धीराज के नाम से भी उपाधि दी गई थी और प्रबंध कोश में तुर्क सेना का विजेता भी पृथ्वीराज को माना गया है। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों चौहान वंश का प्रथम पार्ट मैंने आपको इस क्लास वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यह हमारे जो नोट्स है वो आपको मैंने शॉर्ट में समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां से आरोस क्लासेस नामक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल बने रहिए दोस्तों क्लास के अंदर। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी।